पैरेलल, इनफाइनाइट हैं वैसे दोनों कंडक्टर्स इस तरह से, इनके बीच में फोर्स लगेगी। फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर की अपनी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में होगी, दूसरे कंडक्टर की अपनी फील्ड होगी इस रीजन में। तो जैसे दो मैग्नेट्स एक दूसरे के आसपास रख दो, दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वैसे ये भी अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। याद रखने के लिए इसमें ध्यान रखना आपको कि इस केस में क्या होगा कि अगर जैसे दो चार्जेस होते हैं, मुझे ये बताओ पहले, जब दोनों सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल करते हैं। इस केस में उल्टा होगा, जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा वो अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं समझा ही देता हूँ, ऐसे लगेगी इन पे फोर्स, इसमें उल्टा होगा, बस इतना सा अपने दिमाग में रखना फंडा। ये केस 1 होगा, हम दोनों को प्रूफ करेंगे। और केस 2 हमारा ये बनेगा कि एक में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में करंट नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे केस 2। उस केस में दोनों ये ऑपोजिट हो गए ना, यहाँ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन वाले करंट रिपेल करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं प्रूफ करूंगा, इसका एग्जाम में प्रूफ भी आएगा तुम लोगों को, बट याद रखना है पहले, रिजल्ट अपने दिमाग में रखना है ये वाला, ठीक है? ओके, अब देखो कैसे प्रूफ करना है। तो हम पहले ये वाला केस कर रहे हैं, केस 1। केस 1 के अंदर ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे, मैं इस डायग्राम को दोबारा से नीचे बना रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो ये मैंने फर्स्ट कंडक्टर बना दिया, थोड़ा दूर करके मैंने सेकंड कंडक्टर बना दिया। ये दोनों स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट, लॉन्ग भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अब फिर से बड़ा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान अपना इधर उधर लेके जाओगे तो मैं नहीं समझ आना डायरेक्शंस का कुछ भी। तो ये I1 है, ये I2 है। सबसे पहले हमें देखना है कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन पे लग रही है, ठीक है? I1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। देखो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगी। फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगी। अब दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। अपना थंब रखो इस तरफ, आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। तो हमने यहाँ पे पहले B2 को बनाना है, दिस डॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस रीजन, जहाँ पे हमारा I1 कंडक्टर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। और किसके कारण है ये मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के कारण है। इस B2 मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड आपने इमेजिन करना है, क्योंकि फिंगर्स मेरी बाहर आ रही हैं इस रीजन में। जब मैं अपना थंब इधर रखता हूँ फिंगर्स बाहर आ रही है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? ये B2 वेक्टर मैंने बनाया जस्ट आपको समझाने के लिए, चाहे मैं ऐसे बना लूँ डॉट से, चाहे मैं ऐसे बाहर Z एक्सिस की तरफ ऐसे एरो लगा लूँ, वो एक बात ही होती है, ठीक है? अब जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लगती है BIL sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस केस में 90 डिग्री है। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वो 90 डिग्री है, तो हमारा फॉर्मूला सिंपली रहेगा BIL। बट इसको कैसे लिखेंगे? तो आई एम गोइंग टू राइट फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड F12, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड। इसमें क्या होगा देखो, B किसका? दूसरे का, B2। I किसका? पहले का, I1। और लेंथ कौन सी है? लेंथ कॉमन लेंथ है, वो L ले लेंगे हम, कोई भी कॉमन लेंथ हो सकती है, बना के दिखा देता हूँ। जितनी जितनी आप लेंथ लोगे उतनी उतनी फोर्स लगेगी, बस सीधी सीधी बात है। हम बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे, बट चलो इतनी हमने कॉमन लेंथ L ले ली यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्शन को भी देखना है कि F12 की डायरेक्शन कौन सी है। पहले मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। B2 इज द फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा फिर कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये कंडक्टर है, दिस डिस्टेंस इज R। तो यहाँ सीधा इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा B2 के केस में, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। और I1 ऐसे ही रहेगा और L ऐसे ही रहेगा। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, अब मैं डायरेक्शन लिखने वाला हूँ। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? ये फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B, ये हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला कल की क्लास में। IL क्रॉस B, हमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड की फिंगर्स को करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। तो करंट तुम्हारा ऊपर जा रहा है, अपनी फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ अलाइन करो,
और बाहर की तरफ ऐसे घुमाओ अपनी फिंगर्स को, तो तुम्हारा थंब ऐसे आएगा। करके देखो, F12 की ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो ऐसे लिख देंगे। ये फर्स्ट फोर्स हो गई, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा में F21 निकालना है। F21 के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे पहले कंडक्टर की फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बताओ। फर्स्ट कंडक्टर के अलोंग आप जब थंब रखोगे तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो यहाँ से तुम्हारे जो फिंगर्स हैं वो स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, मतलब यहाँ बी इनवर्ड है, B1। सही बात है। चलो F21 लिखना कैसे है, F21 ऐसे लिखना है। इसमें फील्ड ऑफ फर्स्ट करंट आएगा, करंट भी जो है वो दूसरे का आएगा, लेंथ जो कॉमन है। B1 कैसे लिखते हो, B1 इज द फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर, सो इट विल बी म्यू नॉट I1 क्योंकि पहले कंडक्टर की है, अपॉन 2 पाई R इंटू I2 इंटू L। ये F21 है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख लो सेम ही है, दोनों का ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन सेम ही है। डायरेक्शन, अब फिर से अपनी फिंगर्स करंट के अलॉन्ग रखो, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो। अब अंदर की तरफ घुमानी है, अब हथेली स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए तुम्हारी, तो तुम्हारा थंब इधर आ जाएगा। बोलो आ गया। तो अब डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड है, इसको आप लिख सकते हो फिर माइनस आई कैप। तो यहाँ से फिर पता चल गया कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, न्यूटन लॉ भी वहाँ पे होता है। और इसके साथ साथ इन दोनों फोर्सेस के एक्सप्रेशन भी हमें फाइंड करने थे। अब यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, एल नीचे चला जाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, तो मैग्नीट्यूड जो मर्जी लिख लो। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज फोर्स पर लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर, तो F12 बाई एल निकालना है। एल नीचे आ गया, बाकी बचा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। एल नीचे चला गया और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और डायरेक्शन भी चलो मत लिखो अभी, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम I1 को 1 एम्पेयर पुट कर दें, I2 को भी 1 एम्पेयर पुट कर दें, और जो डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स में उसको भी 1 मीटर मान लें, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो जो F बाई एल है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इसके यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर मीटर बिकॉज इट इज फोर्स पर लेंथ। तो यहाँ से डिफाइन हो जाता है 1 एम्पेयर कि 1 एम्पेयर उतना करंट होता है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में, जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं पैरेलल कंडक्टर्स, उनमें इतनी फोर्स एक्सर्ट करे, उसको 1 एम्पेयर करंट बोलते हैं वैक्यूम के अंदर। आगे बात समझ। अब है करंट लूप एज ए डाइपोल। डाइपोल की तरह करंट लूप को हम कैसे मान सकते हैं। देखो डाइपोल क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल होता है बार मैग्नेट जैसे होता है, ठीक है। जैसे एक बार मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दो पोल्स वाली चीज को डाइपोल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होती थी हमारे पास। और अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसमें क्या कौन कौन चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है लाइक दिस, ये करंट कैरिंग लूप है ऐसे, तो ये करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल है, क्योंकि इस करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे अपनी फिंगर्स घुमाओ करंट के अलॉन्ग। अब सर्कुलर कंडक्टर में देते फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग घुमाना होता है, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, उल्टा हो जाता है सर्कुलर लूप में। तो तुम्हारा थंब इधर आ रहा है इस केस में। जब तुम फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे, इस तरह से फिंगर्स घुमाओ अपनी स्क्रीन पे, जिधर थंब आ गया वो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। अब अगर तुम सोलेनॉइड की बात करो, अब हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ में सोलेनॉइड पढ़ा हुआ है, इसमें भी करंट मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से गया, सेम वही सेंस में मैंने बना दिया। तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनेगा, मतलब ये भी एक डाइपोल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसका एरिया A है, तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, जैसे ये होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जस्ट इसको रिकॉल करवा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमारे पास होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं सिंपली, एम वेक्टर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला तुम्हारे नोट्स के सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, आई टाइम्स ए वेक्टर। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है हमें यहाँ पे। आई इज द करंट थ्रू द लूप, आई करंट है, ए एरिया है, एरिया ऑफ लूप। एम वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, राइट हैंड थंब रूल से ही निकालनी है। जैसे अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की निकाल रहे हैं वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। एसआई यूनिट सिंपल डेफिनेशन करा रहा हूँ अभी जस्ट। एसआई यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर, करंट के लिए एम्पेयर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ये सब चीज़ें हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप की डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगी, क्या फॉर्मूला बनेगा। ऐसे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगी, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे पहले जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल्स। करंट ऐसे चल रहा है तुम्हारा, फर्स्ट एग्जांपल, करंट ऐसे चल रहा है, साइड ए है, मुझे इसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है, ठीक है। तो इसका एम वेक्टर होगा आई टाइम्स ए स्क्वायर, करंट इनटू एरिया। अब ओके, अब डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ और सेंटर पे तुम्हारा क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, थंब अंदर जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, ठीक है। तो डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को घुमाओ, थंब अंदर आ जाएगा। और अंदर की डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करो, चाहे यहाँ क्रॉस लगा दो, चाहे माइनस के कैप लगा दो, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस होता है, चाहे माइनस के कैप लगा दो। ऐसे ही और एक एग्जांपल सर्कुलर लूप की, मान लो ये है, करंट भी ऐसे चल रहा है सर्कुलर लूप में, इसकी रेडियस ए है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी करंट इनटू, करंट आई है, पाई ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ आ गया हमारा थंब, तो आप डॉट लगा दो, चाहे के कैप लगा दो। अब मान लो लूप ऐसे पड़ी हुई है, ये करंट है। अब अपनी फिंगर्स को लूप के अलॉन्ग घुमाओ, फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग घुमाओ, तो तुम्हारा थंब नीचे आ रहा है बताओ। केस में एम वेक्टर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू आई, करंट इंटू एरिया। डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे माइनस ए कैप लगा दो, ऊपर वाई एक्सिस होता है ना। और जिधर तुम्हारा एम वेक्टर होता है, ए वेक्टर भी उधर ही होता है लूप का, एरिया वेक्टर भी उधर ही बनाते हैं, वो भी राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी उस पॉइंट पे नीचे की तरफ ही होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नेट अगर तुम फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्क्वायर की फाइंड, सर्कल की फाइंड, तो वो सारी भी इसी रूल से निकलती हैं डायरेक्शंस। मतलब एम की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन, सब राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो वो भी एक करंट बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की भी डाइपोल मोमेंट होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑल्सो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड है, चाहे वैसे ही रिवॉल्व कर रहा है, कोई बात नहीं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है बस वो। इसको बोहर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं, हम इसमें बोहर मैग्नेटॉन भी फाइंड करेंगे। बोहर मैग्नेटॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, उसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। चलो, तो बहुत आसान है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट, करंट ऐसे होगा। ये मैंने ऑरेंज कलर में करंट बनाया क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट, तो ये करंट है। अब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो तुम्हारा थंब अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है। इसके ऑर्बिट की रेडियस आर है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस। तो अभी मुझे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखनी है, एम, एम वेक्टर लिखना है मुझे। जैसे सिंपली चलो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, करंट इनटू एरिया। करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। एरिया क्या है, E बाई टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये करंट जो है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, E बाई टी, टी इज टाइम पीरियड, इसको हम 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा T इज 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा करेंगे। पाई आर स्क्वायर साथ में ऐसे ही आ गया, पाई से पाई कट गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपली फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन 1, E ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1। अब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में घूमता है ना,
उसके लिए कंडीशन होती है, तुमने पढ़ा होगा बोहर कंडीशन, कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो होता है n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। ये पढ़ा हुआ है बोहर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम। ये कंडीशन यहाँ लगानी है हमें, ठीक है। चलो कैसे लगेगी, देखो L क्या है, L का फॉर्मूला होता है m ओमेगा r स्क्वायर NH बाई 2 पाई, ओमेगा r स्क्वायर NH बाई 2 पाई m। इसको यहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1, तो 1 ये है, m इज इक्वल टू ई बाई 2, और ओमेगा r स्क्वायर की जगह NH अपॉन 2 पाई m। तो देखो n का मल्टीपल आ गया ये भी, तो आंसर आ गया NEH अपॉन 4 पाई m। दिस इज m मैग्नेटिक मोमेंट। अब जब आप n1 पुट करोगे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का, तो जब फर्स्ट ऑर्बिट है n को 1 पुट कर दिया तो m की वैल्यू आ जाती है, मिनिमम वैल्यू होती है वो, ठीक है। कितनी आती है m की वैल्यू, ये सारा कुछ जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे ना, E H H सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सब पुट कर दोगे, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड म्यू बी, इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये सिंपल सी छोटी सी डेरिवेशन है कि जस्ट हमने मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, करंट को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ले गए, और वहां से फिर बोहर कंडीशन लगा के बोहर मैग्नेटॉन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी कर लेना, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे आ सकता है।